जीनियस एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 3 अध्याय 2 एनसीईआरटी का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चर्चा की है जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था और किस प्रकार हमारे इतिहास में ये घटनाएं घटी। आज हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा या दांडी मार्च के ऊपर। क्या थी नमक यात्रा, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और क्या किस प्रकार दांडी मार्च की बात की गई है। तो बताया था हमने, यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू होने के बाद फिर भारत में राष्ट्रवाद की मांग तेज हो जाती है। उसी को देखते हुए भारत में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी। इसी के बाद में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून या दांडी मार्च की शुरुआत होती है। किस प्रकार ये कानून चलते हैं। तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान किया गया। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो औपनिवेशिक कानून थे उनका उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान किया भारत की जनता से। एवं इस आंदोलन में गांधी जी ने इरविन से अपनी 11 मांगें रखी। उनमें कुछ मांगें इस प्रकार थीं, यानी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कहें तो लॉर्ड इरविन था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड इरविन तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक जो बन रहा था उस नमक पर टैक्स बढ़ा दिया। जब नमक पर टैक्स बढ़ा दिया तथा राजस्व कर था, विभिन्न प्रकार के खेती से संबंधित टैक्स थे, उन सभी टैक्सों को जब बढ़ा दिया तो महात्मा गांधी ने उससे कहा कि आप नमक पर कर को ख़त्म करें एवं राजस्व कर को कम करें, जिससे यहाँ का किसान एवं सभी गरीब लोग आराम से अपनी व्यवस्था चला सकें। ये बात महात्मा गांधी ने इस प्रकार की 11 मांगें रखी। तो लॉर्ड इरविन ने इन सब मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया, हम आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे। तो फिर गांधी जी ने इसी के विरोध में 11 मार्च 1930 को आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखो, कई किताबों में 12 मार्च भी दिया होगा, तो एनसीईआरटी है आपकी 10th क्लास की, उसमें 11 मार्च 1930 को इसकी घोषणा कर दी एवं 12 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू किया। यानी 11 मार्च को इसकी घोषणा की गई और 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, विनय के साथ अपना आंदोलन शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कई किताबों में 79 भी दिया है, 79 अनुयायी भी दिए हैं, तो 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से लेकर के, और दांडी भी गुजरात में पड़ता है समुद्र के किनारे, वहाँ तक लंबी यात्रा की, यानी 24 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद, और जिसमें 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और नमक बनाया। नमक बनाने के बाद समुद्र के तट पर नमक कानून को तोड़ दिया। इस प्रकार महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया और कहा अब हम स्वदेश में ही नमक बना सकेंगे, स्वयं भारतीय लोग नमक को तैयार कर सकते हैं। और क्या किया गया, इस बार गांधी जी ने नमक को क्यों चुना, अब कहें तो नमक किस लिए चुना गया, क्योंकि नमक इसलिए चुना, नमक को सभी लोग यूज करते हैं, जिसका प्रयोग सब करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, इसलिए महात्मा गांधी ने नमक को ही चुना। तथा सरकारी कानून थे, ब्रिटिश के लोगों के कुछ कानून दिए गए थे। क्या कानून थे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी उस समय नमक नहीं बना सकती, यानी ऐसा बैन लगा हुआ था कोई भी लोग, सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही नमक बनाएंगे और कोई भी नमक नहीं बना सकता।
एवं इसलिए महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने का कार्य किया और नमक कानून तोड़ा। फिर क्या किया इनके साथ मुस्लिम नेता कहें आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुना होगा, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद और उन्हें जेल में डाल दिया। फिर बाद में 2 दिन बाद ही महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी जेल में डाल दिया। फिर क्या चलता है, फिर बाद में इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है और इरविन समझाते हैं कि महात्मा गांधी से कहते हैं अब आप अपना आंदोलन वापस कर लें, हम आपकी मांगें मानने को तैयार हैं, लेकिन आपको लंदन में चलना पड़ेगा। इसी के तहत 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझाने के बाद महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं और लंदन जाते हैं, जहां प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और महात्मा गांधी के साथ यहाँ से सरोजिनी नायडू भी जाती हैं। तो इस गोलमेज सम्मेलन के बाद जैसा इरविन ने समझाया था वैसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब इनकी कोई भी मांग लंदन में नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी वापस फिर भारत आते। इस प्रकार फिर दूसरा होता है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 32 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में ही 33 में होता है। लगातार तीनों सम्मेलन होते हैं। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए गए। महात्मा गांधी पहले में ही गए, उनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई, लेकिन अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान बाद में जेल से वापस आते हैं। फिर वो एक अपनी नई सेना का गठन करते हैं, एक अपना नया संगठन बनाते हैं जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार की स्थापना होती है जो चलता है। इस प्रकार भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा या दांडी मार्च आंदोलन समाप्त होता है। इसके बाद जब ये सभी समाप्त हो जाते हैं फिर क्या चलता है, तो इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही, इस आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे, तो बात करें हम देखा जाए तो यहाँ सामूहिक अपनेपन का भाव रहा। सामूहिक अपनेपन यानी सभी लोग समूह में अपनेपन को दर्शा रहे थे, यानी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। तो भारत में राष्ट्रवाद के मुख्य रूप से 2 ही कारण रहे। कौन कौन से, एक संयुक्त संघर्ष और सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो संयुक्त संघर्ष और सांस्कृतिक प्रक्रिया की बात करें तो 19वीं और 20वीं सदी के बीच में 19वीं और 20वीं सदी के बीच में जितने भी आंदोलन की शुरुआत की गई सभी में सभी समुदायों ने एक साथ मिलकर के हिस्सा लिया। जितने भी समुदाय थे सब ने मिलकर के हिस्सा लिया, किसी में भेदभाव की भावना नहीं रही। इसीलिए इसे सामूहिक अपनेपन का भाव कहें या संयुक्त संघर्ष कहें। और सांस्कृतिक प्रक्रिया क्या थी, सांस्कृतिक प्रक्रिया में देखा जाए तो 20वीं सदी में भारत में रूपक, गीत, प्रतीक चिन्ह आदि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। रूपक, प्रतीक चिन्ह एवं तिरंगा जो झंडा था, जिन चीज़ों का निर्माण किया गया जो संस्कृत से जुड़ी हुई थी, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई, जैसे इसी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो अपना राष्ट्रीय गीत था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा तथा उन्होंने भारत माता की जो तस्वीर थी, भारत माता की तस्वीर यानी जो आप नक्शे में देखेंगे एक
तस्वीर दी होती है माँ के आकार की, तो भारत माता की तस्वीर का रूपक तैयार किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एवं विभिन्न आंदोलनों में इनका जो गीत था वंदे मातरम वो गाया गया। तब ये राष्ट्रगीत नहीं था, राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसे बाद में दिया गया। वंदे मातरम यानी उसी की स्तुति में मातृभूमि का जो नक्शा तैयार किया था भारत माता का, उसी की स्तुति में गाया गया था, जगह जगह गाया जा रहा था। बाद में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। अब इसमें ही बात करें भारतीय तिरंगे की, तो ये भी एक सांस्कृतिक का प्रतीक रहा है, संस्कृति का प्रतीक रहा है भारतीय तिरंगा। तो भारतीय तिरंगा उस समय कहाँ था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी हरा पीला लाल, हरा पीला लाल जो भी केसरिया है उस जगह लाल था, हरा और पीला, हरा है वो तो ग्रीन है ही, पीला सफ़ेद की जगह था। तो इसे तैयार कर लिया गया था कहाँ? बंगाल में जो आंदोलन थे उनके दौरान। तथा इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल के 8 फूल और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मुसलमानों के लिए अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा दर्शाया गया था। किसमें? जो तिरंगा बनाया था उसमें कमल के 8 फूल एवं आधा चंद्रमा एवं उसका रंग लाल, हरा और पीला तैयार किया गया था। तथा गांधी जी ने स्वराज का झंडा भी इसी समय तैयार कर लिया था, यानी गांधी जी ने एक अपना अलग झंडा तैयार कर लिया था, स्वदेशी था, ये स्वराज का झंडा का है। तो इसमें सफ़ेद हरा और लाल रंग, सफ़ेद हरा और लाल रंग थे तथा बीच में जो चक्र है, चक्र की जगह महात्मा गांधी का जो चरखा है वो दिया गया था। तो ये भी राष्ट्रवाद का प्रतीक दर्शा रहा था। भारत में जो सामूहिक अपनेपन के कार्ड थे ये सभी संस्कृति के प्रतीक दिखाई दे रहे थे। एवं इसके मध्य में गांधीवादी जो प्रतीक था वो भी था, और यही झंडा लोग लेकर के जो आगे चलते थे, लाल हरा और सफ़ेद झंडा गांधीवादी झंडा का है, स्वराज का झंडा का है। इस झंडे को लोग लेकर के आगे चलते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये विरोध का प्रतीक है, यानी ब्रिटिश चीज़ों का विरोध कर रहे हैं ये लोग। तो ये सभी इस चीज़ को समझ जाते थे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आगे चल कर के यही आंदोलन चलते रहते हैं। फिर बाद में यहाँ और भी कार्य होते हैं। साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन आता है जिसके विरोध में ब्रिटेन सरकार साइमन कमीशन को भेजती है और जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, यानी लाठियों का शिकार हो जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है एवं आगे चल कर के भारतीय लोगों को स्वतंत्रता भी मिलती है, राष्ट्रवाद के साथ साथ स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है और यहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है तथा राष्ट्रवाद के प्रति स्वतंत्रता मिलती है। तो आपका चैप्टर 2 इस प्रकार कंप्लीट होता है। भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार चला, क्यों चला, क्या क्या कार्ड थे इसके, सभी के बारे में हमने आप लोगों को इस अध्याय में बताया। बस।